बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब लोग बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारा ये जो सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जिसका हम फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एपिसोड विच हैज़ बीन अवेलेबल टू अस विद द टाइटल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, ये हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। और जो आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, ये इसकी प्रेपरेशन के दौरान भी मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि दोबारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सपेक्टिव of a business manager working with some multinational or a national level, or even if it is a domestic oriented organization, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैनेजेरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके पास मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो all those companies, all those organizations which sometimes fall into the category of business organization or social organization or political organization, इन तमाम को भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजिक गोल्स की अचीवमेंट के दौरान जो मेजर हिंड्रेंसेस, हर्डल्स या बैरियर्स फेस करना पड़ते हैं, sometime they appear in the form of that much sensitive scenario that they sound or they work as a major crisis for the survival and for the existence of that organization. So ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जो डिफरेंट एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करा के डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में या सर्विस ओरिएंटेड एरियाज में ऑपरेट कर रही होती हैं, अपना अपना काम कर रही होती हैं, क्राइसिस की सिचुएशन इन्हें भी फेस करना पड़ सकती है। आज की जो हमारे लेक्चर का मेन फोकस है वो क्राइसिस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में है, बट विद द रेफरेंस और विद द रेलेवेंस ऑफ द डिफरेंट कंपनीज विच वुड हैव बीन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट particular areas of specializations. You might be a manufacturing oriented company, you might be a service oriented company, meaning to say is that from service oriented company point of view, हो सकता है आप एक कोई प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हो सकता है आप किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के तौर पे मैनेजेरियल पोजीशन को एंजॉय कर रहे हो सकता है आप किसी एक प्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजेरियल पोजीशन पे इन्वॉल्व हों ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस में, उसके स्वॉट एनालिसिस में, उस स्वॉट एनालिसिस को सामने रखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करने में। और जब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यू वुड हैव बीन पुटिंग योर एफर्ट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, as the different departments or the different groups or the different divisions which would actually be carrying different individuals working at different assignments in those departments, in those groups of individual, in those different divisions, when they would have been putting their effort together for the attainment of the strategic goals or the objectives of the organizations, and whenever there would be a serious hurdle, serious barrier, serious hindrance appearing in the line or in the possibilities of the achievement of those objectives, we refer it to a crisis-like situation faced by that business organization. So dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्राइसिस पे ही हम बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले क्राइसिस की डेफिनेशन ली है, आज हम उसको दोबारा टेकअप करेंगे।
कुछ उसके एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस होंगे। उसी की कंटिन्यूटी में द वे वी हैव कम अप टिल दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे कि हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल क्या है, उस क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल की डिफरेंट स्टेजेस को लेते हुए जब हम इस स्टडी के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे तो we would have been actually realizing the right way of addressing or going for the resolutions of crisis situations whenever they would have been attacking some business organization or some non-business organization. So dear students, crisis and risk management for companies, this is our lecture number 6, and we formally started with the understanding of what justifies the concept of crisis, which we have although discussed before too, but right now in our today's lecture, inshallah, we will be trying to unfold the even expanded and non-discussed horizons of the concept of the understanding of the concept of crisis. So dear student, first of all it says that crisis happens more than we imagine. एक बात तो आप याद रखें कि क्राइसिस की जो हैपनिंग की रेशियो ऑफ इंटेंसिटी है या जो इसका रेट ऑफ हैपनिंग है वो हमारी सम टाइम इमेजिनेशन से ज़्यादा फास्ट पेस होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग सम टाइम हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरवल्स पे अकर हो रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। पहली तो एक इस बात को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ यू वुड हैव बीन डेवलपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग that crisis usually happens more than we imagine. जब हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो whenever we would have been facing a crisis situation, we usually remains ready, we usually remains prepared and mentally alert to try to start putting our efforts for the resolution of that crisis actually. And crises are not always easy to see. एक और बात जो कंपनी के पर्सपेक्टिव में या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में डियर स्टूडेंट्स हम क्राइसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट की आज बात कर रहे हैं, उसमें आप सबसे अहम बात ये याद रखें या जहन में रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू देयर मैनेजमेंट टीम do get involved into the performance of a regular environmental analysis, environmental monitoring, environmental assessment, and this environmental scanning, environmental analysis or environmental monitoring termed as SWOT analysis from the point of view of the studies of business administration. And this SWOT analysis actually conveys us what has been happening into the external environment of a company or of an organization into the form of the possible opportunities and potential threats to that organization. And what we actually learn and understand into the internal environment study of the environment of the organization, the analysis of internal environment of an organization actually is meant or expected to provide us with the strengths and the weaknesses of the organization. So dear students, during the performance of this SWOT analysis, what has been happening in external environment? A minute ago, I told you this thing that whatever has been happening in external environment usually referred to as the available opportunities and potential threats to the organization. Sometimes when these threats
are not actually forecasted well in time, or if these threats attacks different organization at their highest intensity level, they convert themselves into a crisis like situation for the organization. और सम टाइम क्या होता है कि जो मैनेजर्स इस स्वॉट एनालिसिस की परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम मैनेजर्स दे हु आर एक्सपेक्टेड टू बी इंगेज्ड इनटू द एनवायरमेंटल एनालिसिस, सम टाइम दे कांट सी, दे रिमेन अनएबल इन seeing or forecasting or predicting a potential threat which could convert itself into a big crisis situation for the organization. So, crises are not always easy to see unless they affect our own lives, कि जब तक वो हमें खुद अपनी जिंदगी में उनका एहसास ना होना शुरू हो जाए. So, dear students, what is a crisis? A crisis is anything that has the potential, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें इतना वेट है, जिसमें इतनी जान है कि ये अफेक्ट कर सकती है. अ क्राइसिस इज एनीथिंग that has the potential to significantly impact an organization, कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंट लेवल पे यानी कि रीजनेबल लेवल पे, क्वाइट विजिबल लेवल से मुराद ये है कि जिससे ऑपरेशंस पे ठीक ठाक इम्पैक्ट नजर आए. द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. And now, in the continuity of what we have just understood about the nature of a crisis, we would have been continuing our study right now with the name of what is a crisis management. The overall coordination of an organization's responses to a crisis. All easy to understand कि जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का क्राइसिस सिचुएशन को इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर विद द गोल ऑफ कि इफेक्टिव भी हो, और इफेक्टिव वो तभी होता है डियर स्टूडेंट जब वो टाइमली मैनर में, यानी कि हिट द रॉड व्हेन इट इज हॉट एक्चुअली के पर्सपेक्टिव में. आप जब भी कोई भी अपना स्ट्रेटजी लेके आ रही हैं, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी या मैयर आपने लिया है, तो वो टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट या अप्लाई भी होना चाहिए in an effective timely manner with the goal of avoiding कि आप अवॉइड करें, आपका टारगेट ये होता है, और मिनिमाइजिंग डैमेज टू दी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबिलिटी कि जिसकी वजह से आप अवॉइड कर सकें या मिनिमाइज कर सकें उस डैमेजिंग क्राइसिस सिचुएशन को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया मिनिमाइज कर रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ जो और चीज़ें इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई प्रेस्टिजियस एसेट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, दैट इज़ देयर रेप्यूटेशन और एबिलिटी टू ऑपरेट, कि वो उनकी रेप्यूटेशन है, इमेज मैनेजमेंट है. आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट हैव बीन नोइंग द मीनिंग्स ऑफ द टर्म ऑफ ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी हो गया, इमेज मैनेजमेंट, रेप्यूटेशन, दे आर मोर और लेस वन एंड द सेम थिंग, कि आप अपना इमेज, अपनी प्रोडक्ट का इमेज, अपनी सर्विसेज जो आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही हैं उसका एक पॉजिटिव इमेज कन्वे करके मेंटेन कर रही हैं, और या एक ऑर्गेनाइजेशन की उस एबिलिटी को आप डैमेज होने से बचा रही हैं, या पूरे का पूरा सिनेरियो अवॉइड करें कि जिसमें कोई डैमेज मुमकिन था कि जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिव ना रहे.
नॉन फंक्शनल हो जाए, थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए उनकी ऑपरेशंस सीज हो जाएं, सारा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट वो सीज हो जाए. सो क्राइसिस मैनेजमेंट में व्हाट यू एक्चुअली वुड हैव बीन लुकिंग फॉर to avoid preferably, or if otherwise it is not possible to completely avoid that damaging scenario, what you are expected to do otherwise to minimize the damaging impact on the organization from the organization's profitability, reputation or functionability point of view. So dear students, crisis management involves identifying a crisis. ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस है ये इनिशिएट होता है सबसे पहले क्राइसिस को आइडेंटिफाई करने से. सो नंबर वन, यू टेक इट सेफली एज द नंबर वन स्टेज ऑफ द होल crisis management process or crisis management model. The first major stage would be identifying a crisis, then planning a response to the crisis. वो जो आपने क्राइसिस आइडेंटिफाई की है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट जो उसकी है उसके हिसाब से प्लानिंग में इन्वॉल्व करना आपको उसके रिस्पांस को प्रिपेयर करने के लिए, एंड कन्फ्रंटिंग एंड रिजॉल्विंग द क्राइसिस. कन्फ्रंट करें और उसके थ्रू वो मेजर्स आप लेके आए कि जिससे एट द एंड यू रिमेन सक्सेसफुल एंड बी एबल टू रिजॉल्व दैट क्राइसिस लाइक सिचुएशन. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट हमने अभी पढ़ी है इस पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके कुछ मेन टारगेट्स या मेन गोल्स या मेन पर्पस होते हैं. वो कौन कौन से हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट हैज 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स कि आपका जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल है, आपका जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें आपके पास 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ये है रिड्यूसिंग टेंशन ड्यूरिंग द इंसिडेंट. जो ओवरऑल टेंशन आ रही है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, आपने इंसिडेंट के दौरान उस टेंशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है प्रेफरेबली. नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉर्पोरेट कमिटमेंट एंड एक्सपर्टीज. आपने कॉर्पोरेट कमिटमेंट एंड एक्सपर्टीज जो है आपकी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एक्सरसाइज करना है. बीइंग द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई एंड देन handle and tackle the crisis-like situation with strong nerves in a confident manner, show the deep commitment which you have been enjoying with the survival and existence and the growth of your organization, and exercise your expertise to handle that difficult situation which has been termed to you in the form of crisis faced by your organization at that time. Number 3, controlling the flow and accuracy of information. क्राइसिस को मैनेज करने में जो सबसे अहम आपके पास टूल है, जो आपका सबसे अहम हथियार है, वो इंफॉर्मेशन है. और क्राइसिस मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, वो इसी पे बेस करता है कि फ्लो एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रॉपर आप कंट्रोल कर रहे हो, प्रॉपर आप मैनेज कर रहे हो. एंड द 4th मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट हैज बीन गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ मैनेजिंग योर ऑल अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली. कि इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन में एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके जितने भी मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन
और जितने भी बाकी और तमाम आपके रिसोर्सेज हैं, आप उनकी मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव मैनर में परफॉर्म कर रहे हों। Dear students, with this we have been reaching at the discussion of the crisis life cycle, which has been showing 3 stages to us in this particular slide, and the crisis life cycle stage number 1 has been available with the title of The Storm Breaks. Storm break हो रहा है। Stage 2 has been given with the title of The Storm Rages. Now the storm has been raging. And stage 3 has been given with the title of The Storm Passes. वो आया, crisis की situation आई, storm like situation आई, storm break हुआ, rage हुआ, and then automatically out of your very efficient and effective crisis management approach, as your crisis management team was all ready to tackle and handle the issue which they have faced in the form of some crisis at that time, उन्होंने उसको बड़े वाइज मैनर में अंडरस्टैंड किया और रिस्पॉन्ड करके storm passes actually. The breaking crisis, ये लाइफ साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है, which has been available with the title of the breaking crisis. Dear students, हम ज़रा इसको थोड़ी सी डिटेल में इस स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस स्टेज के अंदर क्या क्या एक्चुअली हैपनिंग हो रही होती है, आपको ये किस किस एंगल पे सोचने के लिए फूड फॉर थॉट होता है। नंबर 1, control seems to be slipping out of the company. ब्रेकिंग क्राइसिस में ये होता है कि जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी एक हर्डल आया है, जो भी एक बैरियर ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, उसका जो कंट्रोल है, which is expected to stay into the management hands, absolutely. But in this stage of breaking crisis, वो जो control होता है, that is, actually appearing to be slipping from the control of the company or from the control of the organization. Organization would have been, in other words, losing its complete control on the different functioning of the company or the organization. Breaking crisis में पहला इंडिकेटर ये होता है। Next, lack of solid details about the crisis, जो actual root cause है उस क्राइसिस की, उसकी जो सॉलिड डिटेल्स होती हैं, उसका सिरा कहीं से आपके हाथ में नहीं आ रहा होता। कोई एक लिंक्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा नहीं हो रहा होता। सो लैक ऑफ सॉलिड डिटेल अबाउट द क्राइसिस, हार्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच हैज बीन डिमांडेड बाय द मीडिया, क्योंकि आपके पास अभी खुद उसकी सॉलिड इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन आती है, तो जो भी कंसर्न्ड होते हैं लोग, वो आपसे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर करना शुरू कर देते हैं। सो इट वुड बी इन दैट सिचुएशन हार्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिमांडेड बाय मीडिया, analysts and others who are directly or otherwise indirectly involved with that company or that organization. This way or that way, that organization, when it would have been facing that crisis like situation. Then number next is the temptations. जो temptations हैं to resort to a short term focus, कि क्विकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे सिचुएशन को रीसॉर्ट करें टू कंट्रोल पैनिक एंड टू स्पेकुलेशन। ये भी इसका एक ब्रेकिंग क्राइसिस की सिचुएशन का एक और फीचर या एक और कैरेक्टरिस्टिक्स डियर स्टूडेंट्स ये होता है। एंड देन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीवन लूजेस
own perspective कि उस क्राइसिस लाइक सिचुएशन में जब आसान अल्फाज में थोड़ी सी डिस्टेबिलिटी आ रही है, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है, तो एवरीवन हु वाज एक्चुअली अदरवाइज एक्सपेक्टेड टू बी इन कंट्रोलिंग सीट, in driving seat, even those people would have been losing their actual and accurate perspective. Where to go, everybody would have been facing confusion about this particular idea. Now, in this situation, spread and intensification of crisis occurs actually, which is carrying the following characteristics of speculation and rumors. In this situation automatically develops in the absence of hard facts. जब तक आपके पास सॉलिड डिटेल अवेलेबल नहीं थी, जब तक आपके पास हार्ड फैक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, स्पेकुलेशन का बाजार गर्म रहेगा. हर तरह के रूमर्स would have been traveling from each and every nook and corner of the organization, which would be again very demotivating and discouraging for the whole organization at that time. Then in these situations, third parties, regulators, scientists and other experts add weight to the climate of opinion. Through their own opinion, they add weight to the overall happening situation actually. And then corporate management comes under intense scrutiny. जो top management है, जो corporate management है, it comes under observation and scrutiny from even internal and obviously external groups too, who would be involved with that organization in any way actually. Dear students, number 3 is the rebuilding needs. Rebuilding needs carry the following characteristics. To manage reputation. ये सबसे अहम चीज़ है डियर स्टूडेंट्स. आपने इस पे अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फोकस रखना है. जिस तरह हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी रेप्यूट और इमेज होता है, इसी तरह हर इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का in the capacity of a student, into the capacity of a teacher, into the capacity of a father, brother, mother, sister, uncle, friend, colleague and all that. हर शख्स का अपना अपना एक इमेज होता है और इस इमेज को सेफ गार्ड करना, इस इमेज को पॉजिटिव एंड पे मैनेज करना must remain always your top priority. There are opportunities in a crisis to build positive perceptions. ये पहली पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं क्राइसिस की सिचुएशन में, and this is a very valuable statement actually, dear students. It says, I repeat, there are opportunities in a crisis to build positive perceptions of the company or the product of that company that lasts beyond the crisis period, कि जो इवन क्राइसिस के पास हो जाने के बाद भी एग्जिस्ट और लास्ट करती है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द कंपनी कम्युनिकेशन कल्चर. हमेशा याद रखिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में दैट एस्पेक्ट विच सर्व्स द रोल ऑफ बैकबोन, that aspect which is going to be the most sensitive from its importance point of view is the aspect of communication. आपने क्राइसिस को अगर रिजॉल्व करना है, आपने क्राइसिस की हैपनिंग के साथ ही कम्युनिकेशन को ओपन करना होता है. असल में कंपनी कम्युनिकेशन और कंपनी कल्चर
The company embarks on a long-term program to tackle management issues and communication problems that exacerbated the crisis actually. So dear students, problems and challenges in a crisis situation regarding decision making. Right decisions taken by you at the right time is always known as management. क्राइसिस की सिचुएशन में वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम करने में आपके लिए हिंड्रेंस या हर्डल्स हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम उन्हें डिस्कस करेंगे. The number one problem and challenge which always remains associated with the happening of the crisis is the aspect or its characteristics of surprise. अचानक they occur. Unexpectedly, crisis happens within the organization, so the element of surprise always remains attached with the happening of different crises, और ये surprise always brings or comes along with the hesitation. So surprise and hesitation. The shock of a crisis can create a delay in response. इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आपने करना होता है उसमें डिले आ सकता है. दैट अलाउज योर क्रिटिक्स एंड द मीडिया, जिसकी वजह से जो आपके नाकदान हैं, जो आप पे क्रिटिक करते हैं, या जो मीडिया है, to fill the gap with negative comment and speculation, वो उस गैप को नेचुरली नेगेटिव स्पेकुलेशन एंड नेगेटिव कमेंट्स के साथ फिल करने की कोशिश करते हैं, which would be as a whole would be a difficult situation. Number two, the second problem or challenge of the crisis regarding decision making is related to the amount of pressure. Pressure and stress must be channeled by the discipline of a crisis strategy. क्राइसिस की सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट टीम पे बहुत प्रेशर भी होता है और दे रिमेन्ड अंडर स्ट्रेस एक्चुअली. उसमें क्या करना होता है कि प्रेशर एंड स्ट्रेस को आपने चैनल कर देना है बाय द डिसिप्लिन ऑफ अ क्राइसिस स्ट्रेटजी एक्चुअली. देन मिसटेकिंग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिकेशन, जो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको रॉन्गली या मिस्टेकनली कम्युनिकेशन समझा जाता है, विच इज अदरवाइज नॉट. कम्युनिकेशन में आप खाली हार्ड फैक्ट्स नहीं कन्वे कर रहे होते, उसके साथ कुछ और भी होता है, विच आई टोल्ड यू बिफोर टू. एंड नेक्स्ट इज ट्रीटिंग की ऑडियंस एज अपोनेंट्स. हालांकि जो ये की ऑडियंस हैं ये एज पार्टनर्स ट्रीट होने चाहिए, ताकि आप दोनों जो इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी कलेक्टिव एफर्ट को फॉर्मुलेट करके एक्सर्ट करके क्राइसिस लाइक सिचुएशन से अपने आप को जल्दी बाहर ले आएं. उसके बिना जो एक प्रॉब्लम या चैलेंज है क्राइसिस की सिचुएशन में रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, हम अपने पार्टनर्स को अदरवाइज unfortunately we started taking them as our opponent actually, which would be causing more difficulties in finding a very efficient and easy to handle and manage crisis resolution strategy finally. Then good crisis management is essential. इस ये क्राइसिस की सिचुएशन की जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं ये डिमांड करते हैं कि गुड क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज हो रही हो इज इसेंशियल, बट इट इज नेवर एवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर डेली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस.
कि आप इसको कभी भी सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव ना समझें अपने डेली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। अगर आप डेली वाला रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रन कर रही हैं तो यू आर ऑलरेडी हैविंग एंड एंजॉयिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू डेवलप अ विन-विन crisis management strategy and methodology actually. Then risk management processes should apply to all customers. ये तमाम customers पे apply होना चाहिए, although the depth and detail may depend on the transaction and the customer. कि इसकी डेप्थ जो है, जो डिटेल है, वो वेरी करती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर एक कंपनी के लिए। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग क्रेडिट और अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट पे की जा रही हैं या जिसमें कोई और फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, शुड इनकॉर्पोरेट और पासेस थ्रू रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से फिल्टर आउट करना जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, the transactions risk management process from a company's point of view, from a business organization point of view in a crisis like situation, suggests you few more important aspects, and it says a transactions risk management process should focus on 5 areas. कि ये 5 एरियाज हैं जिसमें जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन 5 एरियाज पे फोकस होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 एरिया है नॉलेज ऑफ योर क्लाइंट, कंपनी एंड प्रोडक्ट। जो भी आपकी क्लाइंट है, जो कंपनी, उसके बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी प्रोडक्ट मिक्स के बारे में यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव द कंप्लीट नॉलेज एक्चुअली। देन knowledge of your customers or underwriting. In the same way you have collected the knowledge before your client company and about their product, you are also required to acquire the knowledge about your customers and underwritings. Then structure and documentation. किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन का रोल भी उतना ही अहम होता है। नेक्स्ट ये है कि यू आर एक्चुअली advised or suggested to think about structure and documentation. Number 4, external risk mitigation or portfolio management is essential in this scenario, and it will be taking you to your overall crisis management methodology, crisis management technique or crisis management process actually. Dear students, here number 1 thing is knowing your product actually. Know your product. It's important to know your company's risk philosophy. आपको कंपनी की मिशन और विजन स्टेटमेंट के साथ कंपनी की जो पॉलिसी गाइडलाइंस है उसके थ्रू कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द कंपनीज रिस्क फिलॉसफी. देन व्हाट इज द रिस्क एपिटाइट फॉर दिस प्रोडक्ट, जियोग्राफी और कस्टमर. यू मस्ट बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन टू. Does the company's success, जो आपकी कंपनी है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओवरऑल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन ओनली 1 सिंगल ट्रांजैक्शन. क्या इस प्रोजेक्ट पे या इस एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे आपकी कंपनी के मेन टारगेट्स की अकॉम्प्लिशमेंट डिपेंड कर रही है? कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस usually know their products very well because they have developed them themselves actually. However, selling a product in a new or changing market
लेकिन एक नई मार्केट में या चेंज्ड मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करना may create product dynamics or risks and these must always be addressed और उनको हमेशा एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. Now number 2 is knowing your customers or underwriting. इसमें आपने जिन जिन चीज़ों का ख्याल करना है उसमें every company should have a KYC. KYC here stands for Know Your Customers and or underwriting process for assuming financial risk actually. So KYC, Know Your Customers. Then financial risk is not just providing financing to a customer, the potential for fines, duties or legal actions or dependency on one customer for a substantial portion of sales or and additional examples are additional examples. यानी कि अगर आप किसी एक कस्टमर पे रिलाय कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, आपकी तमाम जो है कैश फ्लोज उस पे डिपेंड कर रही हैं, then you are not in a better proposition actually. Next, operational and reputational risk can also have financial impacts. Clearly stated, greater financial risk requires better risk management. आपका जब फाइनेंशियल रिस्क एक्सपेक्टेड जो है बढ़ता जाता है तो आपको उसको सेफ गार्ड करने के लिए उतना ही अच्छी रिस्क मैनेजमेंट एंड हायर कॉम्पनसेशन की ज़रूरत होती है. द अंडरराइटिंग प्रोसेस शुड फोकस ऑन अ कस्टमर्स कैपेसिटी. ये जो प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग है ये एक कस्टमर की कैपेसिटी के मुताबिक होना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद द कैपेसिटी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द विलिंगनेस. capacity and willingness to meet those financial obligations actually. So dear students, number 3 point is structure and the documentation. There is no single formula for determining an appropriate deal structure actually. The main goal is to achieve a reasonable balance. एक reasonable balance अगर achieve कर लें आप between positive and the negative factors regarding that crisis situation, then elements of a good structure include few things which we will be discussing one by one. And the first thing is key risk identification and mitigation actually. Then proper identification of the legal entities involved into that. Then appropriate ties and links between cash flows and their purposes. Then early warning signals are always appreciated in this situation. Level of monitoring appropriate to the level of risk. Remedies to act when mutual expectations are not met due to any reason, and proper risk or reward balance. Risk and reward balance and clear communication of expectations between all parties. Dear students, ये जो statement which is little extended and detailed one given in the form of a complete paragraph, इसको आप एक golden statement के तौर पे लें crisis management के point of view से, क्योंकि इसमें हर एक पहलू को discuss और address किया गया है which is essential for the overall crisis management or crisis resolution actually. Now number 4 is our external risk mitigation or portfolio management. Dear students, this external risk mitigation is an important risk management tool
which can also support additional business generation. आप इसे additional business की generation के लिए भी use कर सकते हैं through freeing capacity by the distribution of risk. Then risk mitigation techniques include funded and unfunded risk participations, where one party sells a portion of a transaction's risk to one or more third parties. Actually, insurance. A third party insures the transaction for certain events and credit default swaps. One party purchases credit protection from another party, actually, and similar to insurance in many ways, and the collateral too. Dear students, after that is our number 5 step, which is about crisis management now. Despite a solid risk management process, there will be problems because we cannot predict accurately all crisis events and to protect them again and to protect ourselves against them as a company. Be prepared to deal with the crisis event all the time. Stay prepared and take actions immediately. जब भी crisis की situation आ रही है तो आपको spontaneous या immediate response देना ज़रूरी है through identifying and assessing issues and options and obtaining an expert advice as needed or as required, actually. Dear students, इस सारे crisis management के perspective for a company or for an organization के point of view से now we are going to discuss the most important aspect, which is about communication. And here it has been given in the name of crisis communications. Good communication is the heart of any crisis management plan. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुड कम्युनिकेशन है ये क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है. एंड हियर इट सेज इट इज द हार्ट ऑफ एनी crisis management plan. Communication should reduce tension, demonstrate a corporate commitment to correct the problem and take control of the information flow. Crisis communications involves communicating with a variety of constituents, the media, employees themselves, neighbors, investors, regulators and even the lawmakers. इन तमाम के साथ क्राइसिस कम्युनिकेशन का रोल इंतहाई सिग्निफिकेंट होता है. डियर स्टूडेंट्स, इस पहलू को आपने अपने क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल में, प्लान में, टेक्निक में क्राइसिस कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. नाउ व्हाट इज़ अ स्ट्रेटजी? अब इस क्राइसिस की सिचुएशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज अपना एक्शन प्लान या ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है इसमें स्ट्रेटजी किस तरह बनाती हैं क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए. Determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise or an organization or a company, and the adoption of courses of action, and along with that you have to take up your courses of action, but you have to provide them with the backup of allocation of resources. Allocation of resources which are necessary for carrying out these goals. अपनी कंपनी के
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो कि ज़रूरी है, एंड दिस जस्टिफिकेशन हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द वेरी फेमस एक्सपर्ट of crisis management with the respect of strategic management, Mr. Chandler. A commitment to undertake one set of action rather than another. जो आपने कमिटमेंट शो करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, रेजोल्यूशन की तरफ जाना है, उसमें आप एक कोर्स ऑफ एक्शन टेकअप कर रहे होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ नॉट taking up the other available course of action. It has been said by Oster. What is strategy? Here it has been continuing. The strategy is actually be the game plan, the overall game plan. आपने क्या plan किया? Management has for positioning the company entails choices among alternatives and signals organizational commitment, जिसकी क्राइसिस की सिचुएशन में इंतहाई ज़रूरत है, एंड सिग्नल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू स्पेसिफिक मार्केट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, रेप्यूटेशन, to different specific markets, competitive approaches and ways of operating to stay functional and operative all the time. Thompson and Strickland said that. Now, from that point of view, dear students, we are available with a strategy pyramid, what it says and what it expects out of us being a company or being an organization in a crisis-like situation is to unifying the strategy making effort, पूरी की पूरी strategy making effort को unite करें, uniting the strategy making effort through vertical एंड हॉरिजेंटल लिंकेजेस, वर्टिकल लेवल पे भी और हॉरिजेंटल लेवल पे भी आप इनको यूनाइट करें अपनी स्ट्रेटेजी को थ्रू सम अवेलेबल लिंक टू हैंडल अ बिजनेस क्राइसिस. एंड देन coordination is also essential and necessary through mutually reinforcing vision, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, कि जिससे आपका ओवरऑल विजन रीइंफोर्स हो रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स सेकंड हो रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजीज को भी रीचेक किया जा रहा है. ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लिंकेजेस है अबाउट स्ट्रेटजी, ये कॉरपोरेट लेवल पे एक कंपनी या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, एंड राइट फ्रॉम द टॉप कॉरपोरेट लेवल इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिंक्ड एंड सो टाइटली एंड एक्यूरेटली कोऑर्डिनेटेड कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे और डेली ऑपरेशन या अपने ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग लेवल तक यू नीड टू यूनाइट एंड कोऑर्डिनेट योर ऑल स्ट्रेटजीज बीइंग अ कंपनी और बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन whenever any threat has become that much intensified for your organization that it is serving as a major crisis situation for your organization. And what would be that major crisis situation for your organization? When being a company or being an organization, your overall profitability would be questioned, your reputation would be questioned, or if there would be some pauses or stoppages between the continuous functionability or operationability of your organization actually. So dear students, we are available with the different levels of strategy for the business organization from that point of view, and the number one, corporate level from top, it actually justifies the
queries, the investigations and the questions and the justification regarding the type of business, what business. And business level strategy usually tells you how to compete in each and every business which is given there in your main industry. और ये जो functional level strategy होती है ये business level strategy की support के लिए होती है, और इस फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी को हम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, फाइनलाइज कर रहे होते हैं, इससे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को सपोर्ट दे रहे होते हैं। जब ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी यानी कि जो डेली की रूटीन टास्क की कंप्लीशन का ऑब्जेक्टिव है वो सर्व हो रहा होता है, वो अचीव हो रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी हवाले से फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, to handle the crisis like situations or even to convert those crises into some profitable proposition in the form of generating additional business out of the handling of that crisis situation. For that matter, organization and companies remains available with the strategic management process which has been shown here in this particular model. This process carry few stages. Number one is identifying current mission, objectives and strategies of the organization. It would be taking you to the performance of analyzing environment at one level and analyzing resources at the parallel levels actually. एनालाइजिंग एनवायरनमेंट में आप आइडेंटिफाई कर रही हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल में यू वुड हैव बीन आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दिस वुड बी गोइंग टू मेक यू हेल्प फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजीज, एंड वंस यू वुड हैव बीन गेटिंग डन with the formulation of your strategy, what next you are expected to do is to implement your that formulated strategy, and that implementation would actually be taking you to the next last stage or the phase of this process, which has been given in the form of the evaluation of strategy or results. Evaluate the results actually. Now, dear students, summary of our today's lecture. Today we have discussed again in detail about the meanings, about the definition, about the concept, about the justification of the term of crisis. कि what is a crisis actually? Crisis होता क्या है? इसी के साथ साथ जब हमने क्राइसिस के हवाले से बात कर ली थी अपने आज के लेक्चर के शुरू में, तो वी जंप्ड to the next stage of our today's lecture's discussion, and that particular segment was entirely focused to the main concept of this crisis management. कि ओके क्राइसिस हमने समझ लिया, अब क्राइसिस मैनेजमेंट से क्या मुराद है इस पे हमने बात की, और नेक्स्ट हम क्राइसिस मैनेजमेंट की डिस्कशन के बाद डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की रैशनल, इसकी पर्पस, इसका लॉजिक, इसकी रीजनिंग includes which many things, and we have discussed in complete detail alhamdulillah in our today's lecture कि usually there are 4 main objectives of crisis management. ये हम already डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के बाद 3 फेजेस का क्राइसिस लाइफ साइकिल डिस्कस किया।
जिसमें हर फेज की या हर स्टेज की अपनी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है, उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने ब्रेकिंग उसमें देखा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेकिंग क्राइसिस में जो फर्स्ट फेज है वो उसमें क्या होते हैं। फिर हमने इसी तरह दूसरे और तीसरे फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमें ये पता चलता गया कि एट द एंड, रिमेंबर वन थिंग, गोल्डन वर्ड्स एक्चुअली, कि ऑल क्राइसिस आर मेंट टू पास अवे एट द एंड। हमारी तीसरी फेज का ये जो क्राइसिस लाइफ साइकिल है वो तीसरी फेज क्या थी? क्राइसिस पासेस। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक पासेस, जो कुछ भी है, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है which has been termed or converted itself into a crisis situation for you, being a company or being an organization, आपके immediate रिस्पॉन्स के थ्रू इमेच्योर क्राइसिस रिस्पॉन्स, जो कि ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगा आपके मैच्योर क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में, ये देना बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे एट द एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्राइसिस यूजुअली पासेस। देन we have come up with the breaking cycle and spreading and intensification of crisis. इस crisis की जितनी भी modality है, इसकी वजह से जो जो situation emerge हो रही है, जो जो सूरत हाल इसमें आ रही है, उस सब को spread और intensify करना भी बहुत ज़रूरी है। Then rebuilding the needs, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीबिल्डिंग नीड्स एक आपकी वो पैशनेट कमिटमेंट है कि यू आर एक्चुअली committed to regroup and rebuild yourself even after facing the negative consequences of a crisis-like situation. And then we have discussed in a complete detail different problems and challenges given in a crisis-like situation from the point of view of decision making. Management नाम ही taking or making right decisions at the right time का है dear students। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम का जो टेस्ट होता है उनकी एक्सपर्टीज का, वो होता है क्राइसिस या टफ सिचुएशन में है, जिसमें से वो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट टाइमली डिसीजन मेकिंग करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकालती है। Then we have discussed the transactions risk management process. अगर एक कंपनी की तमाम प्रॉफिटेबिलिटी या उनके मेन स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो डिपेंडेंट है उनकी किसी एक कंपनी ट्रांजैक्शन पे, तो ये सूरत हाल और ज़्यादा केयरफुली हैंडल करनी चाहिए। इसकी हमने डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी इनटू द ट्रांजैक्शंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हिच conveys us few rules of knowing your product first of all. आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, knowing your customers well, and along with the customers all underwriters, and along with that you are expected to be aware of and completely aware of the structure and the documentation and external risk mitigation or portfolio management. अगर इस एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आप रैशनल लॉजिकल एफिशिएंट मैनर में एड्रेस करती हैं, तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से यू कैन इवन जनरेट मोर एंड एडिशनल बिजनेस एवेन्यूज फॉर योरसेल्फ. Then we have discussed the crisis management,
crisis communication, crisis situation from a company's point of view into the form of what is a strategy. Then we have discussed the strategy pyramid, and we have also discussed the different levels of strategy given in that strategy pyramid. And along with that, whatever business or non-business organizations or companies are expected to do even at corporate level to get involved to handle a crisis like situation into strategic management process. With this, dear students, I thank you all. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपकी आसानी आपके समझने में ये लेक्चर बहुत आसान भी रहा होगा। आप इसकी कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रेलिवेंस भी कलेक्ट करने की कोशिश करें। जो कंटेंट्स आज डिस्कस किए गए हैं, आई सजेस्ट यू टू रीड देम इन बिटवीन द लाइंस। एक अंडरस्टैंडेबल रिपीटेड रीडिंग्स दें ताकि चीज़ों को समझना और उनके एक्चुअल इंटेंशंस को कलेक्ट करना आपके लिए और आसान हो जाए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।